मेरा नाम आलेखा है। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत मुझे ऐसे मोड़ पर ले आएगी। मुझे इतना बुरा समय भी गुजारना पड़ेगा। अपने पति के घर में मुझसे इतना गंदा काम करवाया गया कि मैं हैरान रह गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह की चीज़ को अपने मुंह से लगा लूंगी, और वो भी मजबूरी में। ये सब कुछ मेरी सास की वजह से हुआ था। उन्होंने मुझे पहले इनकार किया और अब मुझे ये कदम उठाना पड़ा था। मुझे पता था कि सुबह तक मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़रूरी दवाई लेनी थी जो कि सिर्फ दूध के साथ ही ली जा सकती थी। लेकिन ये दूध कहाँ से आया था, ये सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। मेरी सास को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझ पर क्या बीत रही थी ये मैं ही जानती थी। मेरे दिल से बद्दुआ निकल रही थी। कहते हैं कि कभी किसी को बुरा भला कहना और उसके लिए बद्दुआ निकलने से उसका बुरा नहीं होता, बल्कि कभी कभी दिल की आह भी लग जाती है। मैं कोलकाता जैसे शहर में रहती थी और वहां रहकर पढ़ाई कर रही थी। मेरी मुलाकात अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले अनुराग से हुई थी, जिसके साथ पहले तो मेरी दोस्ती हुई और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मैंने स्टार्टिंग के दिनों में ही अनुराग को अपनी फैमिली से मिलवा दिया था, क्योंकि मेरी फैमिली का माहौल काफ़ी खुला हुआ था। हमारे यहाँ किसी बात पर रोक टोक नहीं की जाती थी। मैंने भी कभी अपनी फैमिली का भरोसा नहीं तोड़ा था। जब पहली बार मेरी मुलाकात अनुराग से हुई थी तो उसके कुछ समय के बाद ही हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। अनुराग ही नहीं, बल्कि उसके अलावा भी मेरे बहुत सारे लड़के दोस्त थे जिनको लगभग मेरी फैमिली वाले जानते ही थे। मेरी फैमिली में मेरे 3 भाई थे और हम 2 बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई तो वो अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद मैं बची, जो कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब कर रही थी। अनुराग पहले तो हमारे शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था, उसके बाद उसकी जॉब कोलकाता में ही लग गई थी। उसकी फैमिली बंदपारा के एक छोटे से गांव में रहती थी। वो अपने गांव बहुत कम जाया करता था, क्योंकि ज़्यादातर उसका मन यहीं लगता था, और अब तो उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी, इसलिए वो ज़्यादातर मेरे साथ ही रहना पसंद करता था। मैं अपने हर बर्थडे पर अपने सारे ही दोस्तों को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया करती थी, और बर्थडे पार्टी में ज़्यादातर अपने घर से ही करती थी, इसलिए मेरे सारे ही दोस्त उसमें आते थे। और मेरे फैमिली वाले भी जानते थे कि मेरे कौन कौन से दोस्त हैं। उनमें से एक अनुराग भी था, जिसको मेरी फैमिली अच्छी तरह से जान गई थी। वक्त गुजरने के बाद जब अनुराग से मेरी मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया था, तो ये बात भी मेरी फैमिली को पता चल गई थी कि मैं अनुराग के साथ रिलेशनशिप में आ गई हूँ। मेरे घर वालों को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। हम दोनों पढ़ाई पूरी करने के बाद एक साथ एक ही कंपनी में नौकरी भी करने लगे थे। जिंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी। मैं अनुराग से उसकी फैमिली के बारे में पूछती थी तो वो मुझे सिर्फ इतना ही बताता था कि वो लोग जिस गांव में रहते हैं वहाँ ज़्यादातर रोज़गार नहीं है। वहाँ के लोग बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तभी तो वो यहाँ रहकर नौकरी करता था और यहीं पर किराए के फ्लैट में रहा करता था। वैसे तो गांव में उसके एक बड़े भाई और 2 छोटी बहनें भी थी, इसलिए उसे अपने परिवार की ज़्यादा परवाह नहीं होती थी। उसके घर वालों का फ़ोन आया करता था। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी, भाई की शादी हो चुकी थी और एक बहन की भी शादी हो गई थी। अनुराग मुझे हमेशा अपने परिवार के बारे में और गांव के रहन सहन के बारे में बताता रहता था। उसने कई बार मुझे ये भी बताया था कि उसकी बड़ी भाभी ने उसकी माँ का दिल भी जीत लिया है। वो हमेशा उसकी माँ की सेवा करती हैं। वो कहता था कि जिस तरह मेरी भाभी ने मेरी माँ के दिल में अपने लिए जगह बना ली है, इसी तरह तुम भी मेरी माँ के दिल में जगह बना लेना, ताकि वो तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझे। मैं उसकी इस बात पर धीमे से मुस्कुरा दिया करती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं कभी भी उसके गांव नहीं जाऊंगी। गांव के लोग बहुत ही ऑकवर्ड होते हैं। मैं बचपन से ही कोलकाता में पली बड़ी थी। हमारा कोई भी रिश्तेदार गांव या कस्बों में नहीं रहता था, इसलिए मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं यहाँ नौकरी करती हूँ तो यहीं रहूंगी। वो बात अलग है कि मैं अनुराग के साथ उसके परिवार से मिलने ज़रूर जाऊंगी। वो लोग हमारी शादी में भी शामिल हो जाएंगे, या फिर अगर वो लोग चाहेंगे तो शादी गांव से भी हो जाएगी, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं रहूंगी। अनुराग की बातों से मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो शादी के बाद मुझे गांव ही ले जाना चाहता है। मैं बातों ही बातों में उससे मना कर दिया करती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। एक दिन मैंने अनुराग से कहा, अनुराग, तुम अपने घर वालों से हम दोनों के रिश्ते की बात करो। काफ़ी समय हो गया है हम दोनों को इसी तरह रिलेशनशिप में रहते हुए। तुम्हें अब अपनी फैमिली को मेरे बारे में बता देना चाहिए। वो कहने लगा
कि अभी मेरी छोटी बहन का रिश्ता चल रहा है। इस बीच मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात नहीं कर सकता। कुछ दिन और इंतज़ार करो। जैसे ही मेरी बहन की शादी हो जाती है, उसके बाद मैं इस बारे में बात करूँगा। उसकी बहन की शादी 2 महीने के बाद होने वाली थी। उसने कहा था कि मुझे अपनी बहन की शादी में भी जाना है। वो जब अपनी बहन की शादी में गया तो पूरे 8 दिन तक वापस नहीं आया था, और जब वापस आया तो बहुत खुश नज़र आ रहा था। उसने कहा कि मैंने हम दोनों के बारे में घर पर बात कर ली है। वो अपने भाई से भी ज़्यादा पैसे कमाया करता था। उसकी बहन की शादी लगभग उसी की कमाई के पैसों से हुई थी। वो कहता था कि गांव में भैया खेतों में मजदूरी करते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, तभी तो उसकी माँ ने उसे शहर में पढ़ने लिखने के लिए भेजा, और आज वो इतना कामयाब हो गया था कि यहाँ अच्छी नौकरी करके अपने घर पैसे भेजा करता था। तो घर वाले खुश हो जाते थे और उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही थी। फिलहाल मैं खुश थी कि उसके घर वाले हम दोनों के रिश्ते के लिए मान गए थे। मैंने अनुराग से पूछा कि तुमने हम दोनों के रिश्ते के लिए उन्हें कैसे मनाया, तो वो कहने लगा कि ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो कहने लगा कि मेरी माँ तो मान ही नहीं रही थी जब उन्हें पता चला कि तुम शहर की हो और नौकरी भी करती हो। उनको तो गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा क्या पूरी दुनिया में एक वही लड़की रह गई थी जो तुम्हारे साथ नौकरी करती है? हमारे गांव में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, और तुम तो शहर में नौकरी करते हो। तुम्हारे लिए तो गांव के एक से एक अमीर इंसान की बेटी का रिश्ता आ जाएगा। लेकिन मैंने अपनी माँ को समझा दिया कि मैं शादी करूँगा तो आलेखा से ही करूँगा। फिर क्या था, मेरी जिद के आगे मेरी माँ मान गई थी। मैंने कहा तो फिर हमारी शादी कब हो रही है? वो कहने लगा हम लोग शादी कर लेते हैं, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैंने कहा लेकिन कोर्ट मैरिज क्यों? जब हम दोनों के परिवार हम दोनों के रिश्ते से खुश हैं और राजी हैं, तो फिर हमें कोर्ट मैरिज करने की क्या ज़रूरत है? हमें दोनों ही परिवारों की मौजूदगी में शादी करनी होगी। आखिर मेरे भी तो कुछ अरमान है। अनुराग कहने लगा कि देखो, मेरे घर वालों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ। मेरे घर से मेरी शादी में कोई भी शामिल होने के लिए नहीं आएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों को अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर लेनी चाहिए। कोर्ट मैरिज हमारे लिए एक बहुत ही सीधा और सरल रास्ता है। मैंने कहा मगर? उसने कहा कि अब तुम खामोश हो जाओ, तुम्हें अगर मगर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले ही हफ्ते हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तुम अपनी फैमिली को इस बारे में बता देना। आई होप कि तुम्हारी फैमिली को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी फैमिली को तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर मैं सोच रही थी कि अनुराग की फैमिली से कोई तो यहाँ आता हम दोनों की शादी के लिए। फिलहाल अनुराग के साथ मेरी कोर्ट मैरिज हो गई थी और फिर मैं उसके साथ उसके फ्लैट में रहने के लिए चली गई थी। मैं उसके साथ यहाँ बहुत खुश थी। हम दोनों की शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे जब अनुराग के गांव से उसकी माँ का फ़ोन आया। तो उसने बड़े ही घबराते हुए शब्दों में अपनी माँ को ये बात बताई थी कि उसने शादी कर ली है। इस बात पर शायद उसकी माँ बहुत नाराज़ हो रही थी। जब मैंने उसे उसकी माँ से बात करते हुए सुना और देखा कि वो अपनी माँ को फ़ोन पर मना रहा था, बार बार उनसे यही कह रहा था कि आलिका बहुत अच्छी लड़की है, अब वो कानूनी तौर पर मेरी पत्नी बन गई है। मैं अगले महीने छुट्टी मिलते ही अपनी पत्नी को लेकर गाँव आऊँगा। वो बार बार अपनी माँ से शादी करने पर माफ़ी भी मांग रहा था। उसके अपनी माँ से इस तरह से माफ़ी मांगने पर मैं समझ गई थी कि उसने मुझसे झूठ बोला था कि उसके परिवार वाले राज़ी हो गए। असल बात तो ये थी कि उसने मुझसे झूठ बोला है। उसने अपने परिवार को मना लिया है। उसका परिवार हम दोनों के रिश्ते के लिए राज़ी नहीं था। जब ये बात मैंने उससे पूछी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से बात करते हुए सुन चुकी हूँ, क्यों तुम अपनी माँ से माफ़ी मांग रहे थे? क्यों उनको हम दोनों की शादी को लेकर सफाइयाँ दे रहे थे? तो उसने शर्मिंदा होते हुए मुझे बताया कि आलिका, दरअसल जब मैं अपनी बहन की शादी में गाँव गया था और मैंने तुम्हारे बारे में अपनी माँ को बताया था, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो शहर की लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी। मुझे लगा कि भैया तो हम दोनों के रिश्ते के लिए मान जाएंगे, लेकिन भैया भी इस बात के सख्त खिलाफ थे कि मैंने शहर की लड़की को क्यों पसंद किया। उन लोगों ने मना कर दिया था कि तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे, तुम्हारी शादी हमारे गांव में ही होगी। भैया ने भी मेरा साथ नहीं दिया। माँ और भाभी भी तुम्हारे लिए राजी नहीं हो रही थी और मैं तुम्हारा उदास चेहरा भी नहीं देख सकता था। इसलिए जब मैं गांव से वापस आया तो मैंने तुम्हें भरोसा दिलाया कि उन लोगों को मैंने मना लिया है, लेकिन वो लोग मानना तो दूर, अब की बार मुझे नौकरी करने के लिए शहर भेज भी नहीं रहे थे। मैंने तुमसे झूठ इसीलिए बोला था ताकि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए, क्योंकि तुम एक हफ्ते से मेरा इंतज़ार देख रही थी। मैंने सोचा
कि मेरे घर वाले तो हम दोनों की शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। इसलिए मैंने तुमसे कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और सोचा कि जब हमारी एक बार शादी हो जाएगी तो कोई भी हमारे बीच की रुकावट नहीं बनेगा। मैंने कहा, अनुराग, ये तुमने क्या किया? इसका मतलब कि हम दोनों की शादी में तुम्हारे परिवार की मर्जी शामिल नहीं थी। वो कहने लगा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। वो लोग तुम्हें मुझसे अलग कर देते। मैंने कहा, अब हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन तुम्हारे परिवार वाले तुमसे नाराज हो जाएंगे। तुम्हारी माँ ने ये खबर सुनने के बाद क्या कहा? वो कहने लगा कि माँ तो बहुत नाराज हो रही है, मगर मुझे अपनी माँ और अपनी फैमिली पर यकीन है कि मैं उन लोगों को मना लूंगा। मैंने कहा, वो कैसे? तो वो कहने लगा, वो ऐसे कि जब अगले महीने हम दोनों की छुट्टियां होंगी तो मैं तुम्हें अपने साथ गांव लेकर चलूंगा। जब वो देखेंगे कि उनकी बहू इतनी सुंदर है तो सब लोग खुश हो जाएंगे और फिर उनके मन की नाराजगी भी निकल जाएगी। मैंने कहा, चलो ठीक है। मुझे अनुराग की इस हरकत से टेंशन तो हो गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपनी फैमिली को वही ज़्यादा बेहतर जानता है, इसलिए उसे ही पता होगा कि अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करना है। मुझे इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। गांव जाने से पहले हर दिन वो अपनी फैमिली से फ़ोन पर बात किया करता था और उनको मनाने की कोशिश किया करता था कि अब उसने शादी कर ली है, मगर ना तो कोई इससे ढंग से बात कर रहा था और ना ही किसी का मूड ठीक था। हम दोनों शादी के बाद इसी तरह से जॉब कर रहे थे जैसे कि पहले किया करते थे। मेरी ज़िंदगी में तो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया था। मैं खुश थी कि अनुराग बहुत अच्छे थे। शादी के बाद भी वो मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, मगर जब गांव जाने का समय आया तो अनुराग और मैं गांव चले गए थे। उनका गांव काफ़ी दूर था, मगर बहुत सुंदर था। मैं अनुराग की फैमिली से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि वो मेरी ससुराल थी। हमने सोचा था कि हम लोग वहाँ एक हफ्ता ठहर कर आ जाएंगे। वहाँ जब मैं पहुँची तो मैंने देखा कि मेरे ससुराल का घर तो बहुत छोटा है और इस छोटे से घर में ढेर सारी गंदगी फैली हुई थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो अनुराग की पूरी फैमिली उससे नाराज़ थी, लेकिन उसने बिल्कुल ठीक कहा था कि मुझसे मिलने के बाद सब लोग ठीक हो जाएंगे, और मैंने भी सोच लिया था कि मैं सबका दिल जीत लूंगी। उसके भैया भाभी और उसकी बहनें तो ठीक थीं, लेकिन उसकी माँ हमसे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। अनुराग ने मुझे उनसे मिलवाया। मैंने उनका आशीर्वाद लिया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया था। सुना था कि मेरे ससुराल में मेरी सास की ही बहुत चलती है। सब लोग उनसे डरते थे। अगर कोई नहीं डरता था तो वो था मेरा पति। मेरी सास ने घर में बहुत सारे जानवर पाल रखे थे, बकरियां, मुर्गियां और खरगोश भी। इन सारे जानवरों की वजह से घर में बहुत ही गंदगी फैली हुई थी। मैंने अपनी जेठानी को देखा, जिनका पहनना ओढ़ना बहुत ही अजीब सा था। वो अपने देवर के सामने भी लंबा सा घूंघट करके आ रही थी। जैसे कि हम घर के अंदर दाखिल हो रहे थे तो अनुराग ने मुझसे भी कहा था कि तुम अपने सर पर दुपट्टा रख लो, माँ को ये सब पसंद नहीं है। और उसने मुझसे याद से कहा था कि वहाँ तुम्हें ज़्यादातर सिंपल सूट ही पहनने हैं। मैंने अनुराग की बात तो मान ली थी, लेकिन यहाँ उसके घर में काफ़ी कुछ बहुत अजीब था। पुराना सा फर्नीचर पड़ा हुआ था, टूटा फूटा, जो ना जाने कब से साफ भी नहीं किया गया था। बेड पर एक मेली कुचेली सी चादर बिछी हुई थी। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब और गंदा महसूस हो रहा था। अनुराग समझ गए थे कि मैं यहाँ ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। मैंने दिल में सोचा था कि मैं यहाँ जैसे तैसे एक हफ्ता गुजार लूँगी, लेकिन पहले ही दिन ऑफिस से फ़ोन आ गया था कि हमें 2 दिन बाद यहाँ से वापस जाना होगा। ऑफिस में अर्जेंट कुछ काम आ गया था। अनुराग ने जब ये बात मुझे बताई तो मैंने भी सोचा कि चलो अच्छा है, जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से चले जाएंगे। अनुराग की माँ बातों ही बातों में उसे ताने दे रही थी, कह रही थी कि लड़की भले ही सुंदर है, मगर शहर की है, और तुम जानते हो कि शहर की लड़कियां ठीक नहीं होती। उनके दिमाग आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। 2 दिन हम वहां पर रहे, लेकिन फिर भी अनुराग की माँ का मूड ठीक नहीं हुआ था। जब हमारे वहां से जाने का समय हुआ तो उसकी माँ ने कहा कि तुम लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? बस 2 दिन के लिए ही आए थे। उनके ऐसा पूछने पर अनुराग को लगा कि उनका मूड ठीक हो गया है। उसने कहा, माँ, हम अगली बार ज़्यादा दिनों के लिए आएंगे, क्योंकि हम दोनों को ऑफिस ज्वाइन करना है। ऑफिस में काम ज़्यादा है। ये बात सुनकर मेरी सास ने कहा कि यहाँ से सिर्फ तुम ही वापस जाओगे, तुम्हारी पत्नी नहीं। अपनी सास की ये बात सुनकर जैसे मेरे होश उड़ गए थे। मैंने चौंक कर अपने पति की तरफ देखा। अनुराग ने घबराते हुए शब्दों में कहा कि माँ, आप ये क्या कह रही हो? आलेखा और मैं एक साथ नौकरी करते हैं, उसकी नौकरी का नुकसान हो जाएगा।
मेरी सास कहने लगी, हाँ तो क्या हुआ, नुकसान होता है तो होता रहे। अब तुम्हारी पत्नी हमारे खानदान की बहू बन गई है और हमारे यहाँ की बहुएं नौकरी नहीं करती। तुम वापस शहर चले जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। ये यहाँ रहेगी और ससुराल संभालेगी। मैंने मुंह बनाते हुए कहा कि नहीं अनुराग, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मेरी सास ने एक सख्त नज़र मुझ पर डाली और अनुराग से कहने लगी कि पहले ही हम तुम्हारी वजह से बहुत शर्मिंदा हुए हैं और तुमसे नाराज हैं। अब तुम चाहते हो कि हमारे घर की गृहिणी को भी अपने साथ ले जाओ। तुम यहाँ हर महीने आते तो हो, बहू को नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी जो पैसे तुम हमें भेजते रहे हो, उन पैसों से तुम्हारी पत्नी का भी गुजारा हो जाया करेगा। वैसे भी तुम्हारी पत्नी को अब उसूलों के हिसाब से यहीं रहना चाहिए। मुझे लगता था कि इस बात के लिए कभी भी अनुराग राजी नहीं होंगे, लेकिन जब अनुराग ने अपनी माँ से कहा कि ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा, तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया था। मैंने उसी समय कहा, अनुराग ये क्या हरकत है, मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रह सकती हूँ। अनुराग ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे साइड में ले गया था। कहने लगा कि आलेखा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। माँ चाहती है कि तुम यहाँ रहो, कुछ समय की ही तो बात है। कुछ दिन अगर तुम यहाँ रहोगी, माँ की सेवा करोगी, उनका दिल जीत लोगी, तो वो तुम्हें अच्छा समझने लगेंगी और उसके बाद वो तुम्हें नौकरी करने की परमिशन भी दे देंगी। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो दिल की बुरी नहीं है, मगर थोड़ी सख्त बिहेवियर की है। मैंने कहा, अनुराग लेकिन। मेरी बात पूरी हुए बिना ही अनुराग कहने लगा कि मेरी खातिर तुम इतना नहीं कर सकती। देखो, भाभी ने माँ का दिल जीत लिया है, तो माँ कैसे भाभी के आगे पीछे घूमती रहती है। इसी तरह तुम भी माँ का दिल जीत लोगी तो माँ तुमसे भी इम्प्रेस हो जाएगी और फिर तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब मैं अनुराग से और क्या कह सकती थी, इसलिए मैं खामोश रही और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम हर महीने मुझसे मिलने आते रहा करोगे। उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि मैं तो 15 दिन में एक बार तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। यहाँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखा जाएगा। मुझे तो नहीं लगता था कि यहाँ मेरा ख्याल रखा जाने वाला है, क्योंकि जैसी घर की कंडीशन हो रही थी उस हिसाब से मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी यहाँ से निकलकर भाग जाऊँ। अनुराग मुझे छोड़कर चले गए थे और अभी यहाँ मुझे रहना था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे यहाँ पर इस तरह से रोक लिया जाएगा, वरना मैं कभी भी यहाँ नहीं आती। मैं यहाँ ज़्यादा किसी को जानती भी नहीं थी और दूसरी तरफ मेरा साथ देने वाला यहाँ मेरा पति भी नहीं था। अनुराग जिस समय यहाँ से जा रहे थे, मेरी आंखों में आंसू थे। वैसे भी पति का जाना हर औरत के लिए एक मुश्किल वक्त होता है। अगले दिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो घर की हालत और भी ज्यादा गंदी हो रही थी। अनुराग के बड़े भैया खेतों में काम करने के लिए चले गए थे। मेरी सास अपने कमरे से अभी तक बाहर नहीं निकली थी और जेठानी का भी कुछ यही हाल था। किचन में बर्तन भी इधर उधर पड़े थे, पूरे घर में बदबू फैली हुई थी। मैंने तो फौरन अपने मुंह पर हाथ लगा लिया। घर में किसी ने भी साफ सफाई नहीं की थी। मुझे लगा कि शायद अभी मेरी सास और जेठानी सो रही हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे मेरी सास के कमरे से जेठानी और सास के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। इसका मतलब था कि वो दोनों एक साथ आपस में बातें कर रही थी। मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि माँ जी, घर की हालत कितनी गंदी हो रही है, ये आप लोगों ने घर की क्या हालत बनाई हुई है। मेरी सास ने उसी समय कहा, अगर तुझे घर की फिक्र ज्यादा हो रही है तो घर के सारे काम तू ही कर ले। मेरी जेठानी इस बात पर कहने लगी कि हाँ मैडम, अब तुम ही घर के काम करोगी, अब तुम इस घर की बहू हो, हम लोग आराम से यहाँ राज करेंगे। वैसे भी तुम वहाँ नौकरी करने के लिए जाती थी ना, हम तो तुमसे नौकरी भी नहीं करवा रहे, बस घर के काम ही कर लो, इतना ही काम है तुम्हारे लिए। मैं उनके ऐसे बिहेवियर पर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, घर की हालत तो बहुत खराब हो रही है, आप लोग मेरे साथ मिलकर काम करवा सकती हो, मैं अकेली इतने गंदे घर को साफ कैसे करूंगी। मेरी सास ने कहा, वैसे ही जैसे सब करते हैं, इस गंदगी से शायद इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैं खुद ही उठी और घर की साफ सफाई करने में जुट गई। लेकिन मैं बहुत परेशान हो रही थी। घर में इधर उधर मुर्गियां टहल रही थी। मैं जिधर से सफाई करती वो उधर ही जाकर गंदगी फैला दिया करती थी। घर में चारों तरफ बदबू आ रही थी। एक खरगोश था जो बार बार मुझ पर कूद कर आ रहा था। मैं उससे भी बहुत परेशान हो रही थी और जोर जोर से चीख रही थी। मुझे जानवरों से इस तरह परेशान होते हुए देखकर मेरी जेठानी और सास मुझ पर जोर जोर से हंसने लगी और इस तरह घर का सारा काम मुझ पर पड़ गया था।
मैं घर में गंदगी देखती तो मुझे उसे साफ करने का मन करता था, क्योंकि मैं यहाँ रह रही थी। मैं हर तरह से अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रही थी, ताकि वो कुछ दिनों के बाद मुझे बहू का दर्जा देने लगे, मुझे यहाँ से जाने दें मेरे पति के साथ। लेकिन यहाँ दिन ब दिन मेरी जेठानी और सास का बर्ताव तो मेरे लिए वैसा का वैसा ही था। वो लोग आपस में एक रहती थी। मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया था। सास हमेशा मेरे पति से मेरे ही मोबाइल से फ़ोन किया करती थी और उनसे कहती थी कि तुम्हारी पत्नी यहाँ बहुत खुश है और उसका वहाँ आने का मन नहीं करता। इस बात से अनुराग बेफिक्र हो जाते थे। मैं उनसे जिद करती कि एक बार तो अनुराग से मेरी बात करवा दीजिए, तो वो अनुराग से मेरी बात अपनी निगरानी में ही करवाया करती थी। कहती कि तुम अपने पति को यही बताओगी कि तुम्हारा यहाँ बहुत मन लग रहा है, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर पाया है। मेरे जेठ भी हमेशा मुझ पर नज़र रखते थे, इस तरह की नज़र जैसे कोई गुंडा किसी लड़की पर रखता है। मुझे ना तो गांव का माहौल अच्छा लगा था और ना ही अपने ससुराल वालों का। मैं बड़ी मुश्किलों से यहाँ दिन गुजार रही थी। ऐसा लगता था जैसे मुझे कैद कर दिया गया है। यहाँ के लोगों के तौर तरीके भी बहुत अलग थे। मुझे तो इन लोगों के हाथ का खाना खाते हुए भी घिन महसूस होती थी। खाना ज्यादातर गंदगी की जगह पर और गंदे बर्तनों में बनाया जाता था। मैं अनुराग के आने का इंतजार कर रही थी कि कब वो आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। यहाँ मेरा रहना दिन ब दिन दुश्वार होता जा रहा था। यहाँ घर का काम करते करते दिन ब दिन मेरा शरीर दुबला पतला होता जा रहा था। मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। मैं भले ही जॉब करती थी, लेकिन घर के काम मैंने कभी नहीं किए थे। यहाँ मुझे हर तरह का काम करना पड़ रहा था। अपनी सास को खुश करने के लिए मैं सारा दिन घर का काम करती, घर में झाड़ू बर्तन करती, कपड़े धोती और सबके लिए खाना भी बनाया करती थी। जिस दिन मैं खाना नहीं बनाती, उस दिन मेरी सास या जेठानी खाना बड़ी गंदगी के साथ बनाया करती थी। वो जिन हाथों से खाना बनाती थी, उन्हीं हाथों से बार बार जानवरों को पकड़ती रहती थी और हाथ भी नहीं धोती थी। 15 दिन गुजर गए थे, लेकिन अभी तक अनुराग नहीं आए थे। मेरा मोबाइल भी मेरे पास नहीं था। मैंने कई बार अपनी सास से मोबाइल मांगा, मगर उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ की बहुएं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करती। तुम अपने शहर के सारे तौर तरीके भूल जाओ। जैसे शहर में रहती थी, वैसे यहाँ रहना नामुमकिन है। यहाँ तो मेरे हिसाब से ही रहोगी। मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मेरी सास मुझसे खुश हो जाए, लेकिन वो तो खुश होती ही नहीं थी। अनुराग का ना आना मुझे बहुत बेचैन कर रहा था। यहाँ गर्मी भी बहुत थी, बिजली भी हिसाब से ही आया करती थी। गर्मी ने मेरा बुरा हाल कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा बार बार ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। इस घर में हर तरह से मुझे सताया जा रहा था। ये बात मैं अनुराग से किस तरह करूं, मेरी समझ नहीं आ रही थी। अब मैं यहाँ के हालात से तंग आ गई थी और अकेले में बहुत रोती थी। मुझे नहीं पता था कि अनुराग यहाँ मुझे हालात से लड़ने के लिए अकेला छोड़ जाएगा। इस घर में मैं ऐसे हालात से गुजर रही थी जिनके बारे में शायद मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं यहाँ पैसों के मामले में भी मोहताज हो गई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई। उन्होंने कहा कि शहर की लड़कियां कमज़ोर होती हैं, बात बात पर बीमार होकर दिखाती हैं। अब तुम गांव में रहती हो तो गांव के लोगों की तरह मजबूत होकर रहना सीखो। बीमार रहोगी तो मजबूत हो जाओगी, और अगर तुम्हें जल्द ही दवाई दिलवा दी गई तो आगे तुम छोटी से छोटी बात पर दवाई ही लाती रहोगी। ये घर बहुत गंदा रहता था। यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी ठीक नहीं थी। मेरे साथ यहाँ पर हर कोई बदतमीजी से पेश आता था, लेकिन मैं हर बात को खामोशी से बर्दाश्त कर लिया करती थी। बस यही सोचती थी कि जैसे ही अनुराग आएंगे मैं उनके साथ यहाँ से चली जाऊंगी। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि अनुराग को यहाँ आने से मेरी सास ने रोक लिया है। उनका कहना है कि तुम्हारी पत्नी यहाँ खुश है, अब तुम आराम से 2-3 महीने पैसे कमा लो, उसके बाद यहाँ पर आ जाना। यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं अपना दुख किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। मेरी जिंदगी में इतने बदलाव आ गए थे कि अब सुकून और खुशी मुझे एक सपना सा लगने लगी थी। यह हकीकत कि अनुराग का परिवार इतना खतरनाक है, ये मैं नहीं जानती थी। मैं ज़्यादातर अपने आप को कमरे में बंद ही रखती थी, क्योंकि उसके भैया हमेशा मुझे अजीब अजीब सी नज़रों से घूरते रहते थे। इस घर में मुझे घूंघट डालकर रहना पड़ता था। मैं अपनी किस्मत पर रोया करती थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मेरे ससुराल वाले मुझसे इम्प्रेस हो जाएं,
तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब तो मुझे यहाँ खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था, क्योंकि मैंने कमरे से निकलना बंद कर दिया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। घर में चारों तरफ बदबू से मुझे अजीब सी एलर्जी होने लगी थी। जानवरों से मैं बहुत घबराया करती थी। जगह जगह जानवर पॉटी कर दिया करते थे, जिसकी वजह से घर का फर्श हमेशा गंदा रहता था। इसलिए मुझे कमरे के अंदर रहना ही ज्यादा सेफ लगता था। मेरी तकलीफ की किसी को कोई परवाह नहीं थी। मेरी सास ने मुझे और परेशान करने के लिए घर में एक बिल्ली भी पाल ली थी। यहाँ कमरे के अंदर वॉशरूम और बाथरूम की फैसिलिटी नहीं थी। एक ही वॉशरूम और एक ही बाथरूम था, जिसे सब लोग मिलकर इस्तेमाल किया करते थे और जिसकी साफ सफाई का कोई नाम नहीं था। मेरी सास ने कहा कि मुझे बिल्ली का बेहद शौक है, लेकिन मुझे जानवरों से सख्त नफरत थी। मेरा ये ऐतराज सिर्फ नफरत की वजह से नहीं था, बल्कि मेरी परेशानी ही थी। बिल्ली की मौजूदगी घर में और ज्यादा गंदगी पैदा कर देता। पहले ही यहाँ कम जानवर नहीं थे जो गंदगी फैला रहे थे, अब एक और जानवर। मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई घर नहीं बल्कि कोई चिड़ियाघर है, जहाँ पर इंसान ना तो सुकून से सांस ले सकता था और ना ही उसे साफ सफाई मिल सकती थी। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। मैंने कई बार अपनी सास और जेठानी से कहा था कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज इन सबको मुझसे दूर रखिए, मगर वो जानबूझकर बिल्ली को मेरे पीछे लगा दिया करती थी। मेरे पति के महीने की कमाई के पैसे आते थे, तो वो लोग इन जानवरों के खाने में और इन जानवरों को पालने में उनके पैसे उड़ा रही थी। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था कि वो लोग जानवर पाल रही थी। एतराज इस बात का था कि जानवर को जानवर के तरीके से पालना चाहिए। अब तो मेरी सास ने हद ही कर दी थी। उन्होंने कहा कि हमारा छोटा सा घर है, महारानी तुम तो पूरे कमरे में अकेली रहती हो। मेरी बिल्ली हमारे परिवार की सदस्य की तरह है। अब मेरी बिल्ली तुम्हारे ही बिस्तर पर लेटेगी। ये बात सुनकर मुझे बेहद गुस्सा आया। मैंने कहा, आप ये क्या कह रही हो? फिर मैं कहाँ जाऊंगी? उन्होंने कहा कि तुम भी इसी कमरे में रहो। एक कमरे में हमारे गांव में पूरा परिवार जिंदगी गुजार लेता है। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम शहर जैसे रखरखाव यहाँ करने की कोशिश मत करना। मैं अपनी सास की बात सुनकर खामोश हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती बिल्ली मेरे कमरे में छोड़ दी थी, जो कमरे में चारों तरफ घूम रही थी और गंदगी फैला रही थी, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था और घिन भी महसूस हो रही थी। इधर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कई दिन और इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी हालत पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी। मुझे ठीक से सांस नहीं आती थी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। एक दिन मैं बेहोश हो गई तो मजबूरन मेरे ससुराल वालों ने मुझे डॉक्टर से ट्रीटमेंट दिलवाया था। गांव की ही एक झोलाछाप डॉक्टर ने दवाई दे दी थी, जिससे मुझे वक्ती तौर पर फर्क तो हो गया था, लेकिन मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी। ऐसी कंडीशन में घर के सारे काम करना, ऐसे घर में रहना जहां आपको घुटन महसूस हो रही हो, वहां भला किसी की तबीयत कैसे ठीक हो सकती है, जहां पेट भरकर खाना भी नहीं मिल रहा था। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर लो चल रहा है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे एक गोली लेने के लिए दी थी और कहा था कि ये गोली मुझे दूध से ही लेनी है। अगर मैं इसे पानी से लेती तो मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती और शुगर लेवल भी बढ़ जाता। एक बार पानी के साथ मैंने ये गोली ले ली थी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके बाद मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं बिस्तर से उठ नहीं सकी थी। मैं ये जानती थी कि यहाँ ना तो मेरी कोई फिक्र करने वाला है और ना ही मेरे बारे में कोई पूछताछ करने वाला है, इसलिए मुझे खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। यहाँ पर तो राशन की भी बहुत कमी थी। मैंने एक दिन अपनी सास से कहा कि डॉक्टर की दी हुई दवाई लेने के लिए मुझे दूध का इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर ने बोला है कि ये दवाई दूध से ही लेनी है, आप प्लीज़ मुझे एक कप दूध दे दीजिए। इस बात पर मेरी सास और जेठानी लड़ने लगी, कहने लगी कि हमारे यहाँ दूध सिर्फ चाय बनाने के ही काम आता है, यहाँ इतने पैसे नहीं आते कि तुम्हें दूध दिया जाए। दवाई खानी है तो खा लो, वरना रहने दो। दवाई नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। ये लोग मुझे दूध नहीं दे रही थी, लेकिन घर में जो बिल्ली थी उसके लिए दिन में 2 टाइम कटोरा भरकर दूध रखा जाता था। मैं रो रो कर अपनी सास और जेठानी से रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी उन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था। बिल्ली भी मेरे कमरे में ही रहने लगी थी। वो मेरा बिस्तर ज्यादा पसंद करती थी, इसलिए टहलने के बाद आराम करने के लिए बिस्तर पर बैठ जाती थी, जबकि मैं बिल्ली के डर से ज्यादातर जमीन पर बैठी रहती थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन मेरे आंसू देखने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे दवाई लेनी थी। मैं कमरे में बैठी हुई थी
और अपनी परेशानी में गुम थी कि अचानक मैंने देखा कि मेरी जेठानी बिल्ली के लिए कटोरे में दूध लेकर आई थी। वो बिल्ली के साथ खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी और मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि ना जाने ये लोग मुझसे किस बात का बदला ले रही थी। इस बात का कि मैं अनुराग की पसंद थी और शहर की रहने वाली थी, तो फिर ये लोग अपने बेटे का बदला मुझसे क्यों ले रही हैं? हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी और इन लोगों को मनाने के लिए ही अनुराग मुझे यहाँ छोड़कर चला गया था। फिर भी मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी जा रही है? मैंने देख लिया था कि घर में दूध की कोई कमी नहीं है। मेरी सास और जेठानी के दिल में मेरे लिए ज़रा भी रहम नहीं था, ये देखकर भी कि मुझ पर बहुत बुरी सिचुएशन थी। थोड़ी देर बाद मेरी जेठानी बिल्ली के आगे कटोरा रखकर वहाँ से चली गई थी। बिल्ली को जितना दूध पीना था उसने पी लिया था। मेरी तबीयत खराब हो रही थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने ये दवाई ना खाई तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मजबूरी की वजह से मैं बिल्ली के बर्तन के पास गई और वो उठाकर मैंने उस दूध से दवाई खा ली थी। उस समय मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं एक ऐसी इंसान थी जिसके माता पिता ने भी कभी मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी थी। आज यहाँ अपनी ससुराल में मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे थे। मेरे दिल में दर्द था और मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी। मैं ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि जल्द से जल्द अनुराग यहाँ से मुझे ले जाए। मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहती। मुझे यहाँ रहते रहते 2 महीने गुजर गए थे। अब मैं हर रोज़ अपने ब्लड प्रेशर की दवाई कुछ इसी तरह से खा रही थी। खामोशी से मैं बिल्ली के बचे हुए दूध से दवाई खा लिया करती थी, लेकिन मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। मुझे सांस बहुत मुश्किल से आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरा दम घुट रहा है। कभी कभी तो मुझे इतनी घुटन महसूस होती थी कि मेरा मन करता था कि मैं घर से बाहर भाग जाऊं, लेकिन यहाँ तो औरतों को कैद में रखा जाता था। औरत सर पर पल्लू किए बिना घर से नहीं निकल सकती थी। मैं ऊपर वाले से बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज़ वो मुझे ऐसी मुसीबत से निकाल दे, लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब मेरी बर्दाश्त खत्म होने लगी थी। एक रात में ज़मीन पर लेटकर सो गई थी जब बिल्ली ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। अचानक मेरी आंख खुली तो बिल्ली ने अपने पंजों से मुझे नोचना शुरू कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैं कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं जिधर भागकर जाती बिल्ली मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। बिल्ली ने मेरे ऊपर छलांग मारकर मेरी गर्दन पर अपने पंजे मार दिए थे, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर भी मार दिए थे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं चिल्ला रही थी। रात के समय घर में एक अजीब सा हंगामा मच गया था। मेरी गर्दन से खून बहने लगा था। मेरे पति के भैया जब ये शोर सुनकर आए तो उन्होंने जल्दी से बिल्ली को पकड़ लिया और उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया, लेकिन जब तक देर हो चुकी थी घर के सारे ही लोग जाग गए थे। मैं काफ़ी हद तक जख्मी हो गई थी और बेहोश हो गई। मुझे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया। मुझे बेहोशी की हालत में भी अनुराग की बहुत याद आ रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। डॉक्टर ने मेरी गर्दन पर पट्टी बांधी। मैं काफ़ी समय तक बेहोश रही थी, लेकिन जब होश में आई तो ऊपर वाले ने मेरी सारी प्रार्थनाओं को कबूल कर लिया था। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के बराबर में ही अनुराग बैठे हुए थे। मैंने जैसे ही आंखें खोल कर देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये अनुराग है, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उन्होंने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा और कहा कि तुम कैसी हो, तब मुझे यकीन हुआ था कि अनुराग वापस आ गए हैं। मैं उनको देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे साथ ये सब क्यों और कैसे हुआ? मैंने कहा, अनुराग, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना। तुम्हारी माँ, भाभी और तुम्हारे भैया, ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। अनुराग कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम पर बिल्ली ने हमला किया था और डॉक्टर ने मुझे ये भी बता दिया है कि तुम्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ साथ सांस की बीमारी भी हो गई है, जो कि मेरी माँ की बिल्ली पालने की वजह से हुई है। मुझे माफ़ कर दो आलेखा। मैंने माँ से कई बार मना किया था कि वो जानवर पालने का शौक़ ख़त्म कर दे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनका ये शौक़ एक दिन तुम्हारे लिए जानलेवा बन जाएगा। मैंने कहा, अनुराग, उन्होंने सिर्फ मुझे जानवरों के साथ ही परेशान नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं कभी तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रहूंगी। तुम्हारे परिवार वाले बहुत बुरे हैं। उन्होंने मुझे तुमसे दूर कर दिया। मुझे अपने साथ इसीलिए रखा ताकि मैं इनसे तंग आकर इन्हें छोड़कर चली जाऊं, मगर मैं उनके साथ हमेशा रही, यही सोचकर कि मैं उनके दिल में जगह बना लूंगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर कुछ भी ठीक नहीं हो सका। तुम्हारे घर वालों ने मुझे बहुत तंग किया। तुम्हारे घर वाले बहुत बुरे लोग हैं।
मेरी बात सुनकर अनुराग की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने परिवार की तरफ से। मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। माँ मुझसे जब भी फ़ोन पर बात किया करती थी यही कहती थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो और यहाँ बहुत खुश हो, बल्कि तुम इतनी खुश हो कि खुशी की वजह से तुम्हारे पास मुझसे बात करने का भी समय नहीं है। ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था। मैंने सोचा कि मैं प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही छुट्टियां लेकर घर आ जाऊंगा जब सब कुछ ठीक है, तो इसलिए मुझे तुम्हारी ज़्यादा फिक्र नहीं हुई। मगर मुझे ये नहीं पता था कि घर में तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था और मुझसे माफ़ी मांग रहा था। उसने कहा कि तुम तो बिल्कुल ठीक थी और सेहतमंद थी, लेकिन मेरे घर वालों ने तुम्हारी सेहत भी बिगाड़ दी और तुम्हें बीमारियों में डाल दिया। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अनुराग को अपने परिवार वालों पर बेहद गुस्सा आ रहा था और अनुराग ने फैसला किया था कि अब जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो वो मुझे अपने घर गांव नहीं लेकर जाएगा, बल्कि हमारे घर शहर लेकर चला जाएगा। उसने मेरे ठीक होने के बाद अपने भैया भाभी और माँ से सारे संबंध खत्म करने का फैसला कर लिया था। उन लोगों ने बताया कि हम तुम्हारी पत्नी को इसीलिए तंग कर रहे थे क्योंकि इसने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया और तुमसे शहर में शादी कर ली। अनुराग ने उनको बताया कि इसने मुझसे शादी नहीं की, बल्कि मैंने ही इससे शादी की थी क्योंकि मैं इसके बिना नहीं रह सकता था और आप लोग नहीं चाहते थे कि मैं शहर की लड़की से शादी करूं। मगर यहाँ रहते हुए आप लोगों ने मेरी पत्नी के साथ जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं चाहूँ तो आपको सज़ा दिलवा सकता हूँ, लेकिन आप मेरा परिवार हो, मैं आप लोगों से कोई संबंध नहीं रखूँगा। मेरी सास, जेठ और जेठानी को इस बात से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था क्योंकि मेरा पति शहर जाकर बहुत सारे पैसे कमाया करता था। उन्होंने मेरे पति को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पति के सामने अपने परिवार वालों की हकीकत खुलकर आ गई थी। इसलिए वो मुझे लेकर शहर आ गए और उन्होंने मुझसे वादा किया कि अब वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं एक आत्मनिर्भर लड़की हूँ, फिर भी मैं यही सोचती रही कि कभी तो मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश रहेंगे। मगर मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते तो वो आपसे कभी खुश नहीं रहेंगे, चाहे आप जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। इसलिए अपने घर वालों को खुश करने की भी कोशिश तभी करें जहाँ से आपको उनके खुश होने का कोई रास्ता नजर आता हो, क्योंकि जो लोग आपके लिए दिल में नफरत रखते हैं वो आपकी कितनी ही कोशिश पर भी आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।